क्या एक महत्वाकांक्षी विकास परियोजना के लिए एक पूरे इकोसिस्टम को दांव पर लगाया जा सकता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही बेहद गंभीर और जटिल मुद्दे की तह तक जाने वाले हैं, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। उपलब्ध स्रोतों और डेटा के जरिए हम बिना किसी पक्षपात के ये समझेंगे कि आखिर ये प्रोजेक्ट विकास की एक नई उड़ान है या फिर विनाश का अलार्म। इस पूरे मामले को हम मुख्य रूप से 5 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला, ये मेगा प्रोजेक्ट आखिर है क्या। दूसरा, इसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। तीसरा, मूल जनजातियों पर असर। चौथा, मलक्का स्ट्रेट का तर्क। और पांचवा, प्रोजेक्ट की प्रक्रिया से जुड़े विवाद। तो चलिए सबसे पहले आते हैं हमारे सेक्शन 1 पर, द ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट, स्केलिंग द एम्बिशन। 81,000 करोड़ रुपए। जरा इस अमाउंट को इमेजिन कीजिए। ये इस प्रपोज्ड मेगा प्रोजेक्ट का भारी भरकम बजट है और प्लान ये है कि इसका पहला चरण साल 2028 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी रकम आखिर किन चीजों पर खर्च होने वाली है। इस 116 वर्ग किलोमीटर के एकदम अनछुए जंगली इलाके में 4 बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए जाने हैं। पहला, एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। दूसरा, एक ड्यूल यूज एयरपोर्ट जिसे सेना और आम नागरिक दोनों इस्तेमाल कर सकेंगे। तीसरा, एक 450 मेगावाट का पावर प्लांट। और चौथा, एक पूरी की पूरी कमर्शियल टाउनशिप जिसमें करीब 6.5 लाख लोगों के रहने का इंतजाम होगा। मतलब एक शांत प्राकृतिक द्वीप को पूरी तरह से एक कमर्शियल हब में बदलने की तैयारी है। सेक्शन 2, इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, एनालाइजिंग द ट्रू कॉस्ट। अब इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण को कितना नुकसान होगा, इसे लेकर सरकारी दावों और स्रोतों के विश्लेषण में एक बड़ा अंतर है। सरकार का कहना है कि इसके लिए पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का केवल 1.82% वन क्षेत्र ही इस्तेमाल होगा। सुनने में यह बहुत कम लगता है ना? लेकिन जब स्रोत इस डेटा को एनालाइज करता है तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। उनका तर्क है कि अगर आप सिर्फ ग्रेट निकोबार आइलैंड को देखें तो ये उसके कुल क्षेत्रफल का सीधा सीधा 15% हिस्सा है। स्रोत का मानना है कि आंकड़ों को ऐसे पेश किया जा रहा है जिससे नुकसान बहुत मामूली लगे। और ध्यान दीजिए, ये 15% कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 1 करोड़ पेड़ों को काटना पड़ेगा। 1 करोड़! और ये कोई आम पेड़ नहीं है, ये 100 साल पुराने ट्रॉपिकल पेड़ हैं जिन्हें आप प्रकृति का नेचुरल एयर कंडीशनर मान सकते हैं। इतने विशाल पैमाने पर इन पेड़ों के कटने का मतलब है पूरे क्षेत्र के तापमान और वहां के रेनफॉल साइकिल पर एक बहुत गहरा और शायद कभी न सुधरने वाला असर। नुकसान सिर्फ पेड़ों तक सीमित नहीं है, ये पूरा इलाका यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व है। स्रोत बताते हैं कि यहाँ मौजूद गलाथिया बे, जो कि लेदरबैक सी टर्टल्स के लिए 90% नेस्टिंग साइट का काम करता है, वो सीधे तौर पर खतरे में है। इसके अलावा समुद्र के अंदर करीब 16,150 कोरल कॉलोनियों को रीलोकेट यानी दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात कही गई है। लेकिन वैज्ञानिक इस बात पर गहरी शंका जताते हैं कि क्या इतने नाजुक कोरल को ऐसे शिफ्ट करना वाकई मुमकिन है। और हां, निकोबार लॉन्ग टेल्ड मकाक जैसे दुर्लभ जीव जो सिर्फ यहीं पाए जाते हैं, उनके भी विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। सेक्शन 3, इम्पैक्ट ऑन इंडिजिनस ट्राइब्स, द ह्यूमन एलिमेंट। पारिस्थितिकी के बाद अब बात करते हैं इंसानों की। इस प्रोजेक्ट के संदर्भ में एक टर्म बार बार आता है, पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये असल में उन मूल आदिवासी समुदायों के लिए इस्तेमाल होता है जो बाहरी दुनिया से एकदम कटे हुए हैं। इनकी सांस्कृतिक विरासत अनोखी है, लेकिन सबसे अहम बात, इनका इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बाहरी बीमारियों के लिए बेहद कमजोर होती है। ग्रेट निकोबार में रहने वाली शोम्पेन जनजाति इसी कैटेगरी में आती है। और क्या आप जानते हैं कि इनकी आबादी कितनी है? 2011 के सेंसस के मुताबिक पूरे शोम्पेन समुदाय में सिर्फ और सिर्फ 29 लोग दर्ज किए गए थे। जी हां, केवल 29। ये नंबर अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि यह समुदाय इस वक्त कितने नाजुक मोड़ पर खड़ा है। यही वजह है कि दुनिया भर के 13 अंतर्राष्ट्रीय जेनोसाइड या नरसंहार विशेषज्ञों ने संयुक्त राष्ट्र को एक खत लिखा है। इस खत में उन्होंने एक बेहद गंभीर चेतावनी दी है। उनके मुताबिक यह मेगा प्रोजेक्ट शोम्पेन जनजाति के लिए एक डेथ सेंटेंस साबित हो सकता है। उनका तर्क बिल्कुल सीधा है। जब इतने बड़े पैमाने पर बाहरी लोग वहां आएंगे तो वे अपने साथ ऐसी आम बीमारियां भी लाएंगे जिनसे लड़ने के लिए इन आदिवासियों के शरीर में कोई इम्यूनिटी ही नहीं है। और इसका नतीजा अनजाने में ही सही, लेकिन एक पूरी की पूरी जनजाति हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। सेक्शन 4, द मलक्का स्ट्रेट आर्ग्यूमेंट,
जियोपॉलिटिक्स वर्सेस ज्योग्राफी। अब हम आते हैं उस सबसे बड़े तर्क पर जो इस प्रोजेक्ट के समर्थन में दिया जा रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा। इसे समझने के लिए पहले स्ट्रेट क्या होता है, ये जानना जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो स्ट्रेट पानी का एक संकरा रास्ता होता है जो दो बड़े समुद्रों को जोड़ता है। संकरा होने की वजह से ये समुद्री व्यापार के लिए एक चोक पॉइंट बन जाता है जहां से गुजरने वाले जहाजों को कंट्रोल किया जा सकता है। सरकार का तर्क है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के जरिए भारत मलक्का स्ट्रेट पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है और जरूरत पड़ने पर चीन के समुद्री व्यापार को चोक यानी रोक सकता है। लेकिन स्रोत इस नैरेटिव के खिलाफ एक बहुत ही दिलचस्प ज्योग्राफिकल रियलिटी पेश करता है। उनका कहना है कि ग्रेट निकोबार असल में मलक्का स्ट्रेट की एंट्री से करीब 200 से 300 किलोमीटर दूर है। जो असली चोक पॉइंट है वो तो सिंगापुर के पास है, जहां समुद्र का रास्ता सिर्फ 2.8 किलोमीटर चौड़ा रह जाता है। स्रोत के मुताबिक 300 किलोमीटर दूर बैठकर किसी समुद्री रास्ते को चोक करना प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। और अगर एक पल के लिए हम ये चोक करने वाली बात मान भी लें तो स्रोत का अगला तर्क है कि चीन ने पिछले 20 सालों में इसके कई ऑल्टरनेटिव या विकल्प तैयार कर लिए हैं, जैसे म्यांमार से होकर चीन जाने वाली पाइपलाइंस, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट वाला रास्ता, सेंट्रल एशिया से डायरेक्ट ऑयल सप्लाई, यूरोप तक जाने वाले डायरेक्ट ट्रेन कॉरिडोर्स और रूस के रास्ते तैयार हुआ आर्कटिक रूट। तो स्रोत का निष्कर्ष ये है कि केवल चीन को चोक करने के पुराने तर्क पर इतने बड़े इकोसिस्टम को दांव पर लगाना कोई सॉलिड जस्टिफिकेशन नहीं लगता। सेक्शन 5 एग्जामिनिंग प्रोसीजरल कंट्रोवर्सीज, फास्ट ट्रैकिंग द बिल्ड। अंत में स्रोत इस पूरे प्रोजेक्ट की अप्रूवल प्रोसेस पर कुछ गंभीर सवाल खड़े करता है। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो कुछ बड़े रेड फ्लैग्स दिखाई देते हैं। जिस गलातिया बे को 1997 में एक प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था, जनवरी 2021 में सरकार ने अचानक उसका वो स्टेटस वापस ले लिया। यही नहीं, स्रोत ये भी दावा करता है कि 2021 में आधिकारिक नक्शों में बदलाव करके वहां से कोरल रीफ्स की लोकेशन ही हटा दी गई ताकि प्रोजेक्ट को बिना किसी अड़चन के ग्रीन सिग्नल मिल सके। इन सब के अलावा कुछ कथित कानूनी उल्लंघनों का भी जिक्र किया गया है। कहा जा रहा है कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट महीनों का काम होता है, उसे महज 6 से 7 दिनों के भीतर आनन फानन में निपटा दिया गया। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत जो ओवरसाइट कमिटी बननी थी, उसमें अनिवार्य शेड्यूल्ड ट्राइब सदस्यों को रखा ही नहीं गया। और जिस ग्राम सभा की मंजूरी का दावा किया जा रहा है, स्रोतों के मुताबिक उसमें एक भी आदिवासी शामिल नहीं था और वो अप्रूवल कथित तौर पर फर्जी था। तो फिर असल मकसद क्या है? इस पर स्रोत ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट प्लान के दस्तावेजों से ही एक लाइन निकालकर सामने रखता है। वहां साफ शब्दों में लिखा है, कसिनो, रिजॉर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट क्लस्टर। स्रोत का यह मजबूती से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का जो नैरेटिव बनाया गया है वो सिर्फ एक आवरण हो सकता है, जबकि असली मकसद इस प्राचीन अछूती जगह का व्यवसायीकरण करके कॉर्पोरेट प्रॉफिट कमाना है। तो इन सब तथ्यों और दावों को देखने के बाद हम अपने इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या एक विशाल सामरिक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का सपना हमारे प्राचीन इकोसिस्टम और बेहद कमजोर मूल आदिवासियों की जिंदगी की ऐसी अपरिवर्तनीय कीमत चुकाने को कभी भी जायज ठहरा सकता है? इस पर सोचिए जाए जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।